तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अपने को ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई कैसे है, कौन सा प्रैक्टिकल, कौन से वैज्ञानिक क्या प्रैक्टिकल कर रहे थे जिससे उन्हें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या है पता चला। ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। तो वैज्ञानिक हैं विलियम क्रूक्स, क्या नाम है, विलियम क्रूक्स। ठीक है ना। और कौन थे, विलियम क्रूक्स, प्लकर। ठीक है, कौन थे, विलियम क्रूक्स नाम थे, प्लकर और जे जे थॉमसन। ठीक है ना। ये लोगों ने क्या किया है, एक प्रैक्टिकल कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। ठीक है ना। और वो प्रयोग कौन सा है, कैसा प्रयोग है, तो ये लोग क्या कर रहे थे कि जो गैस होती है ना, गैसेस, गैसेस जो होती हैं उनमें ये विद्युत धारा प्रवाहित करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने का। तो वैसे तो क्या होती हैं, जो गैसेस होती हैं, जो गैस होती हैं, ठीक है ना, वो क्या होती हैं, विद्युत के कुचालक होती हैं। क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी कि इंसुलेटर होती हैं। कैसे होती हैं, इंसुलेटर होती हैं। ठीक है ना। विद्युत का कुचालक मतलब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्लियर हो गया। ठीक है। ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। नॉर्मल प्रेशर पर, वायुमंडलीय दाब जो अपना नॉर्मल प्रेशर है, अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, तो नॉर्मल प्रेशर पर ये विद्युत धारा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है ना। पर जो विलियम क्रूक्स, प्लकर और थॉमसन नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपने प्रैक्टिकल में, ये अपने प्रैक्टिकल यही कर रहे थे कि वो गैस में विद्युत धारा प्रवाहित करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या प्रैक्टिकल कर रहे थे, कैसे वो विद्युत धारा प्रवाहित करने की कोशिश कर रहे थे, क्या फैक्टर अप्लाई किया है, उसको समझते हैं कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें लिया और कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। क्या लिया था, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है ना, विसर्जन नलिका, मतलब कांच की एक नली होती है। ठीक है। इन्होंने एक कांच का क्या ले लिया, एक नली यानी ट्यूब ले लिया। अब क्या किया इन्होंने, मतलब कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में और क्या क्या चीज़ें की हैं। तो कांच की एक ट्यूब ले लिया इन्होंने, ये बना लेते हैं अपन, कांच की एक ट्यूब बना लेते हैं। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, इसमें देख, विद्युत धारा अगर प्रवाहित करना है तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए विभवांतर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, विभवांतर की, क्योंकि बिना विभव में अंतर रखे पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो विद्युत विभव में बिना अंतर रखे आप विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हो। अगर विद्युत धारा प्रवाहित करना है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है, यानी विभव में अंतर रखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए, विद्युत धारा, गैस में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पहले तो सबसे जरूरी यही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, दो धातु की प्लेट ली इन्होंने। क्या की, दो धातु की इन्होंने प्लेट ली। ठीक है ना। मेटल का ये प्लेट है, जिनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है। तो इन इलेक्ट्रोडों को एक बहुत ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाले सोर्स से क्या कर दिया इन्होंने, जोड़ दिया, यानी एक स्रोत ले लिया। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनाता है, ध्यान रखिएगा, विभवांतर 10,000 वोल्ट का। कितने का विभव में अंतर रखा इन्होंने, इन दोनों प्लेट के बीच में 10,000 वोल्ट का इन्होंने विभवांतर बनाया है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। तो जैसे ये मान लो ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, भाई मान लो एक बैटरी टाइप का है, पर ये बहुत ही हाई पोटेंशियल वाला ये सोर्स है। एक तरफ प्लस रहेगा और एक तरफ माइनस रहेगा भाई। जब तो ये प्लस वाला जो जुड़ा हुआ है, तो प्लेट प्लस वाले से जो प्लेट जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड। और जो माइनस वाले से, पोटेंशियल सोर्स के माइनस वाले से जो प्लेट जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, इनका स्ट्रक्चर समझ में आया। ठीक है। तो ये तो इन्होंने बनाया। अब वो इसके अंदर गैस को रख रहे थे। ठीक है ना, इसके अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है। तो जितने भी गैस उनके पास अवेलेबल हुए, उन्होंने सभी गैस को यहाँ अंदर रखा और इनके बीच में 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बनाया। लेकिन उन्होंने ये पाया कि इतना ज़्यादा विभवांतर बनाने के बाद भी गैसेस जो है, इसके अंदर जो गैसेस प्रेजेंट हैं, उनमें विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित नहीं हो रही थी, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा था, इतना खतरनाक पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के बाद भी। इसके अंदर गैस भरी, उन्होंने ये जो है, ये इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है ना, विसर्जन नली, इसको क्या बोलते हैं, विसर्जन नली। और ये कांच की एक नली होती है, इसको वैक्यूम ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है ना।
मतलब अंदर से एयर वगैरह के पार्टिकल क्या कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, पूरा कोई भी एयर का एक भी पार्टिकल अंदर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया जाता है, वैक्यूम कर दिया जाता है, मतलब अंदर से एयर के पार्टिकल क्या कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। फिर इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर गैस, मतलब कोई एक गैस, क्योंकि एयर अगर रखेंगे ना तो एयर में सभी गैसेस क्या रहती हैं, मिक्स रहती हैं। तो अपन उसको रख के एक्सपेरिमेंट नहीं, मतलब कि इन्होंने इसको रख के एक्सपेरिमेंट नहीं किया था एयर को लेके। एक पर्टिकुलर गैस जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऐसा गैस इसके अंदर भरा गया पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट वाला गैस। और फिर उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो अंदर गैस रख के और यहाँ पे कितना का पोटेंशियल डिफरेंस ये बना रहे थे, हर बार 10,000 वोल्ट का लगभग पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने पाया कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के बाद भी गैसेस में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, मतलब इनको इसके किसी भी प्रकार का कोई भी हलचल वगैरह जो है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, समझ में आए। लेकिन अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस किया, वो ये कि इसमें एक क्या लगा दिया इन्होंने, इन्होंने क्या कर दिया, इसका प्रेशर कम करने की कोशिश किया। ठीक है ना, इन्होंने यहाँ पे एक क्या लगा दिया, तो इन्होंने यहाँ पे क्या लगा दिया, वैक्यूम पंप लगा दिया। ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, इसमें एक वैक्यूम पंप लगा लेते हैं। ठीक है, अब इस वैक्यूम पंप की मदद से, इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम पंप, मतलब जो अंदर का प्रेशर कम करेगा। इसी पंप की मदद से क्या किया जाता है, अंदर का प्रेशर कम किया जाता है। अभी जो गैसेस रख रहे थे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो एटम वायुमंडलीय दाब होता है जैसे 1 एटीएम, तो उतने प्रेशर पर यह गैस रखा हुआ था। ठीक है ना, फिर क्या किया, 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के बाद बीच में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई, तो फिर उन्होंने क्या किया कि इसका प्रेशर क्या करना, मतलब इस गैस का दाब कम करने की कोशिश की। ठीक है ना, तो दाब को क्या किया, वैक्यूम पंप, ये क्या है, वैक्यूम पंप है, ये क्या है, एक वैक्यूम पंप। इस वैक्यूम पंप की मदद से इसका प्रेशर क्या किया गया, कम किया गया, और इसका प्रेशर कम करके 1 एटीएम से घटा के इसका कितना किया गया, 10⁻⁴ एटीएम। कितना किया गया, 10⁻⁴ एटीएम, मतलब कि 0.001 के 0.0001 एटीएम के समथिंग इसका प्रेशर क्या किया गया, कम किया गया। तब इन्होंने देखा कि जब इसका प्रेशर घटा के कितना कर दिया गया, इसका प्रेशर घटा के 0.001 एटीएम कर दिया गया, एक एटीएम से इसका प्रेशर घटा के कितना कर दिया, 0.0001 एटीएम के समथिंग, तो उन्होंने देखा कि इसमें विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो गई थी। ठीक है ना, इसके अंदर उनको हलचल देखने को मिल गया था। अभी समझाते हैं वो हल, उनको कैसे पता चला कि इसमें कुछ भी, मतलब कुछ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही कि नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो विद्युत धारा प्रवाहित हुई है, तो इसके प्रेशर को कम करने पर क्यों हुई है, मतलब इसका जो प्रेशर जो पहले नॉर्मल प्रेशर पर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उस प्रेशर पर इसमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई, लेकिन जबकि 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा के रखा है, इतना खतरनाक पोटेंशियल डिफरेंस, फिर भी गैस में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। फिर जब इसका प्रेशर कम किया गया, एक एटीएम से इसका प्रेशर कहाँ ला दिया गया, 0.0001 एटीएम के पास, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। इसमें विद्युत धारा जो है वो क्या हो रहा था, प्रवाहित हो रहा था। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि प्रेशर कम करने पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो गई, तो समझिएगा, जब गैस का प्रेशर कम किया जाता है, क्या किया जाता है, गैस का जब प्रेशर क्या किया जाता है, कम किया जाता है, तो ये जो पार्टिकल जो पास पास थे, तो ये क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये जो पार्टिकल हैं ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से काफी दूर हो जाएंगे प्रेशर घटाने पर। तो अब जब ये टकराएंगे ना, तो ये काफी हाई स्पीड से क्या होते हैं, टकराते हैं, जिसके कारण इनमें से जब ये टक्कर करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो इनमें काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी क्या होती है, हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है। ठीक है ना, तो जब हीट के फॉर्म में इसकी एनर्जी निकलेगी, तो किसी न किसी में एक दूसरे में एनर्जी को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब वो एनर्जी इनको कैसे मिल गई, कहाँ से मिली, टक्कर होने के बाद, तो जब प्रेशर कम किया गया था, तो ये पार्टिकल जो है वो पहले देखो, पहले नॉर्मल प्रेशर पर ये पार्टिकल काफी ज्यादा पास पास थे। अब गैस के पार्टिकल एक जगह पे रुके तो रहते नहीं है, वो इधर उधर भागते रहते, टकराते रहते हैं। ठीक है ना, और विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पोटेंशियल डिफरेंस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या है, चार्ज, आवेश। आवेश अगर नहीं रहेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित जो है वो नहीं होगी। इसके लिए एक और सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, आवेश, चार्ज। ठीक है ना, ये तो पढ़े ही होंगे कि विद्युत धारा कहते किसको है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर,
मतलब जब आवेश का प्रवाह होता है, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है, फ्लो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो भाई अगर विद्युत धारा अपने को चाहिए तो सबसे पहले विद्युत धारा से भी पहले आपको क्या चाहिए? आवेश, चार्ज। तो जो गैस होते हैं ना, वो क्या होते हैं? गैसेज जो होती है वो न्यूट्रल होती हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन गैस O2, नाइट्रोजन गैस N2, ये आपस में क्या है? कंबाइन हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है ना? तो 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अपन नॉर्मल प्रेशर पर इसको रखे थे, तो यहाँ पे जो गैसेस थे वो तब भी न्यूट्रल है। ठीक है ना? 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के बाद भी उनमें कोई भी चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। ठीक, इसका कारण ये है कि जो 1 एटीएम के प्रेशर पे ये गैस प्रेजेंट थे, तो इनके उस प्रेशर पर गैस के पार्टिकल काफी ज्यादा पास पास थे। तो जब गैस के दो पार्टिकल के बीच में टक्कर होती है, तो वो बहुत ज्यादा मतलब प्रभावी टक्कर नहीं होता है, मतलब उसमें ज्यादा मात्रा में हीट, उनके टक्कर के कारण हीट वगैरह, एनर्जी वगैरह जो है वो नहीं निकलती है। ठीक है ना? लेकिन जब प्रेशर क्या कर दिया जाता है, 0.001 के समथिंग क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है, तो इनके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं। पार्टिकल क्या हो जाते हैं? काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं। तो पहले क्या थे? ज्यादा पास में थे ये। तो यहाँ पे जब टकराएंगे तो ज्यादा मात्रा में एनर्जी इन दोनों के बीच में ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि स्पीड कम है। ज्यादा पास से टकराते हैं तो ज्यादा मतलब उसमें स्पीड, मतलब ज्यादा पास से जब टकराएंगे तो इस ये टक्कर ज्यादा प्रभावी नहीं होगी, इनमें ज्यादा मात्रा में इन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर यही चीज क्या कर दें, इनको दूर कर दें, यानी इनके बीच में थोड़ी गैसिंग आ जाती है, प्रेशर कम करने से ये पार्टिकल दूर हो जाते हैं और इनके बीच में क्या आ जाती है? गैसिंग। अब जब ये टकराएंगे, इतने गैस के बीच में जब टकराएंगे, तो थोड़ा सा इनको मोशन यानी गति करने के लिए जगह मिल जाती है, और जैसे गति करेंगे, मोशन करेंगे, मूव करेंगे, तो उनके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो अब ये जब टकराएंगे तो इनका टक्कर काफी तेजी से होगा। अब इनके बीच में जो टक्कर होगा, यानी थोड़ा दूर 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 है ना, तो दूरी से आके टकराएंगे तो थोड़ा उनकी स्पीड ज्यादा होगी। तो जब ये आपस में टकराएंगे तो इसमें ज्यादा मात्रा में क्या होगी? हीट, यानी जो इनके बीच में एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में क्या होगी? ट्रांसफर होगी एक दूसरे में। तो इससे होगा क्या? जैसे ही हीट या एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर होगी, तो इनके इलेक्ट्रॉन जो होंगे उस एनर्जी को पाके क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाते हैं। जो एटम होता है ना, तो एटम का न्यूक्लियस पार्ट जो होता है वो क्या होता है? हमने क्या बताया? सेंट्रल पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना? ये, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके बाहर ऑर्बिट में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के बाहर। तो जब दो एटम आपस में टकराएंगे तो उनके बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो वो एनर्जी किसको मिलती है? इस इलेक्ट्रॉन को मिलती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? उस एनर्जी को पाके बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकल जाएगा, जब तक एटम के पास दोनों हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमने बताया था ना, दोनों में क्या होता है? सेम चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में चार्ज का अमाउंट क्या होता है? सेम होता है, बराबर। लेकिन एक का प्लस में होता है और एक का माइनस में। तो पहले एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि एटम के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। एक एटम जो होता है उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो उसके पास पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके, दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं, सेम अमाउंट होते हैं, और अपोजिट तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल, खत्म कर देते हैं। लेकिन जैसे ही टक्कर में इसको एनर्जी मिली, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाएगा, तो ये एटम अब पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन का निगेटिव अलग हो गया, ये माइनस अलग हो गया, ये प्लस अलग हो गया। मतलब इस टक्कर में इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ठीक है ना? यहाँ पे जब टक्कर होती है तो इसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ये बताया ना कि अपने को विद्युत धारा अगर प्रोवाइड करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? चार्ज। तो जैसे ही इतना प्रेशर कम किया तो इनके बीच की दूरी, गैसेस के पार्टिकल के बीच की दूरी बढ़ गई, उनके बीच में थोड़ा गैसिंग आ गया, और मूव करने के लिए थोड़ा समय मिल गया। उस समय में जब ये टकराएंगे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा काफी ज्यादा आ जाती है। अब जब टक्कर करते हैं तो वही एनर्जी इनमें क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन होती है, स्थानांतरण होता है। तो जो एटम सबसे पहले एनर्जी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एनर्जी को पा के क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अलग हो गया और एटम का पॉजिटिव वाला अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया? चार्ज यानी आवेश आ गया। दोनों आवेश अलग अलग हो चुके हैं। पहले जब साथ में थे एटम के पास थे तो कोई चार्ज नहीं था, दोनों ने मिलकर एक दूसरे को खत्म करके रखे। लेकिन जैसे ही टक्कर हुई, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज अलग हो गया और एटम का प्लस चार्ज अलग हो गया। यानी यहाँ पे चार्ज अलग हो चुके हैं, यानी चार्ज उत्पन्न हो गया। और जैसे ही चार्ज उत्पन्न होगा यानी आवेश आएगा, तो ये जो 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखे हो ना ये दोनों प्लेट के बीच में, तो भैया 10,000 वोल्ट बहुत छोटा नहीं है, काफी बड़ी वैल्यू है। तो जैसे ही प्लस और माइनस बनेगा, तो जैसे ही प्लस माइनस बना, तो जैसे ही टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन अलग हुआ, तो ये प्लस वाला जो प्लेट है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा? जितने भी इलेक्ट्रॉन टक्कर में, जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जैसे ही बाहर निकलेंगे
तुरंत ये 10,000 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखे हो विभवांतर, तो ये इतने ज़्यादा हाई पोटेंशियल से इसको क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन यानी प्लस माइनस वाले को अपनी तरफ खींचेगा। और उधर देखो ये भी तो लगा हुआ है माइनस वाला, तो माइनस जो है वो किसको अपनी तरफ खींच लेगा, प्लस वाले को अपनी तरफ। तो इस तरीके से इस टक्कर में जितने भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, बनेंगे, मतलब टक्कर के कारण जितने भी चार्ज ये प्रोड्यूस होंगे, उत्पन्न होंगे, तो इधर वाला पॉजिटिव चार्ज माइनस वाले को पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेगा, और इधर का ये जो निगेटिव वाला प्लेट है यानी कैथोड जो है वो प्लस वाले को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का एक निश्चित डायरेक्शन में फ्लो होना चालू हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर तक इधर साइड आएगा ना, इस वाले प्लेट साइड यानी कैथोड से एनोड की तरफ, और जो प्रोटॉन होंगे वो किधर जाएंगे, एनोड से कैथोड की तरफ। तो कोई भी चार्ज जब एक फिक्स डायरेक्शन में किसी एक निश्चित दिशा में मूव करती है, गति करती है, तभी वो विद्युत धारा कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरीके से इसमें विद्युत धारा क्या हो जाती है, प्रवाहित। तो यहाँ तक समझ में आया कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में गैस में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वो देख रहे थे कि गैस में विद्युत धारा कब प्रवाहित हो सकती है। वैसे तो गैस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, बहुत ही बुरे चालक पदार्थ होते हैं, मतलब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन ये क्रूक्स, प्लकर और थॉमसन ये अपने इस प्रैक्टिकल में गैस में विद्युत धारा प्रवाहित करने की ही प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, और वो अपने इस प्रैक्टिकल में सफल भी हो गए हैं, विद्युत धारा प्रवाहित भी करा लिया इन्होंने। ठीक है ना, क्लियर हो गया। बट अब बात ये आती है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन के बारे में पता कैसे चला इनको कि कौन इलेक्ट्रॉन है। ये तो मैं अभी आपको समझने के लिए बता दिया हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज थोड़ी कुछ हुई थी, कि मैंने आपको समझने के लिए बता के रखा था कि यहाँ पे एटम में ये होता है ऐसे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए सबसे पहले चार्ज की जरूरत होती है। तो मैंने पहले ही आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, निगेटिव, पॉजिटिव क्या सब पहले ही बता दिया है, और जबकि अभी तक खोज नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है, यहाँ मैंने आपको समझने के लिए इलेक्ट्रिक करंट कैसा फ्लो हो रहा है उसको समझने के लिए मैंने ये चार्ज बताया है। तो जब अभी तक ये खोज हुई नहीं है, मतलब उनको अभी ये नहीं पता है कि इसके अंदर कौन सा चार्ज है, मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उनको ये नहीं पता है अभी कि यहाँ पे प्लस माइनस का ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब नहीं पता है इनको। ठीक है, क्लियर है, ये आप समझने के लिए बताया गया। तो फिर इन्होंने कैसे बताया इलेक्ट्रॉन की खोज इस एक्सपेरिमेंट में हो कैसे गई, क्या चीज़ हुआ है, और इनको कैसे पता चला कि कौन किधर फ्लो हो रहा है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता दिया। इस पे प्लस और माइनस का चार्ज है, तो माइनस को प्लस अपनी तरफ खींचेगा, प्लस को माइनस अपनी तरफ खींच लेगा, माइनस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, प्लस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो टक्कर के कारण जैसे ही यहाँ पे अपोजिट चार्ज बना, जो मतलब प्लस और माइनस अलग हुए, तो ये जो है 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये प्लस वाला 10,000 वोल्ट का ये पॉजिटिव वाला प्लेट इलेक्ट्रॉन को तुरंत अपनी तरफ खींचेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस का चार्ज होता है, तो प्लस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ऐसे उधर वाला जो प्लेट है ये बैटरी के माइनस वाले से जुड़ा हुआ है, और वो भी 10,000 का वोल्ट है। तो इसमें जब जैसे ही चार्ज बना होगा तो माइनस को तो इसने खींच लिया, प्लस जो बना होगा उसको कौन खींचेगा, ये माइनस वाला प्लेट यानी कैथोड। तो यानी प्लस और माइनस एक फिक्स डायरेक्शन में क्या करने लगे, मोशन करने लगे, गति करने लगे। तो इस जब चार्ज एक फिक्स डायरेक्शन में गति करते हैं, मोशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं विद्युत धारा। तभी बोलते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। बट ये सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ घटना बता रहा हूँ, ये पार्टिकल ना तो इनको दिखते हैं, ठीक है ना, ये पार्टिकल ना तो दिखेंगे इनको, मतलब दिखते नहीं, ये समझाने के लिए बताया हूँ यहाँ पे। ये पार्टिकल इनको ना तो अपने को किसी को दिखेगा, क्योंकि ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि इनको अपन नॉर्मल देख नहीं सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो नेचर प्लस माइनस है ये भी अपने को नहीं पता है, तो कौन किधर गया कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये सब कैसे पता किया गया, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट अपना किया विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला, वो समझ में आया ना कि क्या इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया, तो विद्युत धारा कैसे कहाँ प्रवाहित हो रही है। अब हम बात ये करेंगे कि इनको कैसे पता चला कि कौन सा पार्टिकल किधर जा रहा है, क्योंकि अपने को ये सारी चीजें दिख तो रही नहीं है, ये पार्टिकल हैं, ये अपने को नहीं दिखेंगी। तो कैसे पता किया इन्होंने कि कौन सी चीज किधर जा रही है, या इसके अंदर कोई चीज फ्लो हो भी रही कि नहीं हो रही है, ये कैसे पता चला इनको। तो समझिएगा इन्होंने क्या किया हुआ है अपने एक्सपेरिमेंट में, कि ये जो कांच आपको दिख रहा है ना, ग्लास ट्यूब जो दिख रहा है, इसमें इन्होंने फ्लूरोसेंस मैटर का लेयर लगा रखा है। क्या लगा रखा है, फ्लूरोसेंस मैटर का, यानी स्फुरदीप्ति पदार्थ का। ये जैसे ये कांच है ना, तो इसमें इन्होंने यहाँ पे ऐसे क्या करके रखा हुआ है, स्फुरदीप्ति पदार्थ का क्या लगा के रखा हुआ है, लेयर। ये इस कांच के ट्यूब जो है इसमें ऐसे स्फुरदीप्ति पदार्थ का लेयर लगा हुआ है, ठीक है। ये मतलब, और ये स्फुरदीप्ति पदार्थ यानी कि
फ्लूरोसेंस मैटर कहते किसको हैं? फ्लूरोसेंस मैटर, ये लेयर लगा हुआ है फ्लूरोसेंस मैटर, स्फुरदीप्ति पदार्थ, स्फुरदीप्ति पदार्थ का इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें लेप लगा दिया। अब ये लेप है काहे का? जिंक सल्फाइड का। काहे का है? जिंक सल्फाइड का। ये जो लेप लगा हुआ है ये काहे का है? जिंक सल्फाइड का है, ठीक है ना। अब समझना इनको कैसे पता चला कि ये जो फैक्टर ये अप्लाई किए थे 0.0001 एटीएम का प्रेशर और 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इतने में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई, वो कैसे पता चला इनको, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये जो स्फुरदीप्ति पदार्थ यानी जो जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई रखी है, इसमें जब कोई चीज क्या होगी अच्छी खासी तरीके से जाकर टकराती है ना, तो इसमें क्या होता है? फ्लूरोसेंस आता है, मतलब कि इसमें लाइट उत्पन्न होती है। जब भी कोई पार्टिकल या कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु जो होती है जब एक दूसरे से बहुत ही हाई स्पीड से क्या होती है? टकराती है, तब देखे होगे कि पत्थर को जब एक दूसरे से टकरवाते हैं तो उसमें से चिंगारी उत्पन्न होती है। ठीक उसी तरीके से इसमें जब भी करंट फ्लो होगा, कुछ भी अंदर मतलब प्रवाहित होगा, तो वो जो पार्टिकल जो इसमें होंगे वो इसके कांच का जो ट्यूब है इसके क्या होंगे? टकराएंगे इसकी दीवार से। अब उस दीवार से जब ये टकराएंगे तो इसमें लगा हुआ जिंक सल्फाइड यानी फ्लूरोसेंस मैटर का क्या लगाया हुआ? लेयर लगा हुआ है। तो जैसे वो इससे टकराते हैं तो एक चिंगारी उत्पन्न होती है, ठीक है ना। येलो ग्रीन कलर का इसमें क्या होता है? हरा पीले कलर का इसमें से लाइट उत्पन्न होती है। जैसे टक्कर होगी पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल है जैसे इससे टकराएगा इनके दीवार से, भाई जब गति करेंगे इधर उधर हाई स्पीड से तो दीवार से भी तो क्या होते हैं? लगातार टकराते रहते हैं। तो जब ये टक्कर मारेंगे दीवार में तो इससे क्या होगा? लाइट उत्पन्न होगी, और जब वो लाइट उत्पन्न होती है तो वो अपने को दिखती है, वो विजिबल होती है, ठीक है ना। तो उसी से इनको पता चला कि जब ये फैक्टर अप्लाई कर रहे थे तो इसमें काफी सारे कांच की दीवार में उनको लाइट चिंगारी टाइप की क्या होने लग जाती है? दिखने लग जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही है? फ्लो हो रही है, और ये कांच की दीवार में क्या हो रही है? टकरा रही है। समझ में आया? क्लियर हुआ कि कैसे पता किया कि अंदर कोई ना कोई चीज जो है वो क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है, फ्लो हो रही है। तो वो कैसे पता किया? तो इसमें कांच की दीवार में फ्लूरोसेंस मैटर यानी स्फुरदीप्ति पदार्थ का इन्होंने क्या कराया है? एक लेप लगाया, लेयर, वो है जिंक सल्फाइड का, ठीक है। तो जब भी इसके अंदर कोई पार्टिकल क्या होगा? अच्छी खासी स्पीड से अगर मोशन होगा यानी मूव करेगा तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इन दीवार से क्या होगा? टकराएगा, और जैसे इन दीवारों से टकराएगा तो उसमें क्या होगी? चिंगारी उत्पन्न होती है, लाइट उत्पन्न होती है, वो लाइट अपने को दिख जाती है। तो उसी से पता चलता है कि इसमें कोई भी चीज मोशन यानी मूव कर रही है कि नहीं कर रही। समझ में आया? अब मोशन तो इसके पहले मैंने बता चुका है कि चार्ज अपोजिट टक्कर के कारण चार्ज उत्पन्न होता है। प्रेशर कम किए तो दूर हो गए, थोड़ा गैपिंग मिल गई, उस गैप में जब ये टकराए तो उस टक्कर में ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अलग हो गया, प्रोटॉन अलग हो गया, तो 10,000 वोल्ट के कारण प्लस वाला जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और जो माइनस वाला प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इस तरीके से ये पार्टिकल क्या होते हैं? मोशन में आ जाते हैं इन प्लेट की तरफ। तो वही जब मोशन करते हैं तो इन दीवारों से भी क्या होते हैं? टकराते हैं। उसी टक्कर से इसमें क्या होती है? लाइट उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। बस उसी लाइट से इनको पता चलता है कि अंदर कुछ पार्टिकल्स जो है वो क्या है? मोशन में, या कोई ऐसी चीज है जो मूवमेंट यानी मोशन कर रही है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ? इनको कैसे पता चला कि कौन सी चीज मोशन में कर रही है? मतलब कोई चीज मतलब अंदर मूवमेंट कर रही है कि नहीं कर रही, वो कैसे पता चला? ये इससे फ्लूरोसेंस मैटर। अब बात ये आती है कि इनको ये कैसे पता चला कि कौन सा मैटर, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो बन रहा है ये कौन है, कहाँ से क्या कैसे है। तो क्या है, अब इसका एक्सपेरिमेंट में थोड़ा समझिएगा कि इसमें क्या किया गया था कि जो ये एनोड वाला प्लेट है इसमें छोटे छोटे क्या किए गए हैं? होल किए गए हैं। एनोड वाला जो प्लेट है ये, इसमें छोटे छोटे क्या है? होल है। सामने प्लेट लगा हुआ है, इसमें छोटे छोटे होल हैं। तो इसके पीछे जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो जो स्फुरदीप्ति यानी जो प्रकाश उत्पन्न हो रही थी वो कहाँ देखने को मिल गया था? ये जो एनोड का प्लेट है ना, इसके पीछे यहाँ 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 ये यहाँ पे बार बार क्या हो रही थी? लाइट उत्पन्न हो रही थी एनोड के पीछे। तो अगर एनोड के पीछे इधर साइड बार बार जब ये प्रेशर वगैरह कम कर दिया, 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो इनको एनोड वाली प्लेट के पीछे जो है वो क्या है? बार बार लाइट जो है वो दिख रही थी, मतलब ऐसे स्पार्क करता हुआ, मतलब जैसे कि कोई चीज इसमें आके क्या हो रही है? बार बार टकरा रही है, तो जिसके कारण इसमें चिंगारी यानी लाइट उत्पन्न हो रही थी, ठीक है ना। तो अब उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि अगर कोई चीज इधर एनोड के पीछे आके टकरा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो सामने से आ रही है।
भाई इधर से आके टकरा रही, इधर साइड तो सामने से ही ना आ रही होगी, यानी किधर साइड से आ रही, कैथोड साइड से आ रहा है। जो भी चीजें आ रही है, जो भी धारा प्रवाहित हो रही है बीच में, अपन जो धारा प्रवाहित हो रही है तो वो कहाँ से आ रही है, बोला कि भाई एनोड के पीछे अगर लाइट उत्पन्न हो रही है तो मतलब सामने से कोई चीज आके इसमें क्या हो रही है, टकरा रही है। ठीक है, तो ये बोल दिया गया कि ये चीजें कहाँ से आ रही, कैथोड से, ये होल से निकल के इधर साइड आके पीछे सारी क्या हो रही है, टकरा रही है, ये ऐसे। ठीक है ना, तो एनोड के पीछे लाइट जो है वो उत्पन्न हो रहा है, तो इससे इन्होंने ये अंदाजा लगा दिया कि ये जो भी करंट धारा या रे किरणें जो भी आ रही हैं इधर साइड, वो कहाँ से आ रही है, कैथोड साइड से आ रही है। ठीक है ना, तो इन्होंने इस रे को क्या नाम दे दिया, कैथोड रे। क्या नाम दे दिया, कैथोड रे, कैथोड किरण। क्या नाम दे दिया इसका, कैथोड किरण। समझ गए, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट। अब फिर बाद में ये पता चला कि ये जो कैथोड रे हैं, ये जिन पार्टिकल्स से मिलकर बने, जो विकिरणें आ रही इधर साइड से, मतलब ये एक धारा की तरह, एक किरण की तरह पूरी चीज आ रही है, वो उन्होंने इमेजिन किया है कि इसमें अंदर, क्योंकि अब वो चीज अब इनको दिख तो नहीं रही है कि कौन सी चीज इधर से आ रही, कौन किधर जा रही है, वो दिख तो नहीं रहा है। रे वगैरह तो वो पार्टिकल दिखेंगे तो है नहीं, तो इधर साइड आके काफी ज्यादा मात्रा में इधर साइड लाइट उत्पन्न हो रही थी बार बार इधर साइड, तो इससे उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि कोई किरणें हैं जो इधर साइड से आ रही, कैथोड साइड से रे आ रही, काफी सारी मतलब रे आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, जो इसके पीछे आके क्या हो रही, टकरा रही हैं। तो अब इसके पीछे आके टकरा रही मतलब वहां कैथोड साइड से आ रही है ये किरणें, तो इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, कैथोड रे, कैथोड किरणें। अब बाद में ये पता चला कि ये जो कैथोड रे है, जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिन कणों से ये मिलकर बनी हुई है, ये जो रे आ रही है, ठीक है ना, तो वो कैसा है, निगेटिव है। कैसा है, निगेटिव। ये कैसे पता चला, क्योंकि भैया आपने इसको किससे जोड़ा है, एनोड किससे जोड़ा है, प्लस से। अब प्लस किसको अट्रैक्ट करता है, अपोजिट साइड, यानी माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इससे इन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि जो कैथोड रे है, ये जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसमें वो पार्टिकल यानी कण जो है वो कैसा, निगेटिव है। अब बाद में इसी निगेटिव पार्टिकल को, ठीक है ना, इसी ऋणावेशित कण को क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या बोल दिया गया बाद में, इलेक्ट्रॉन। यानी जो कैथोड रे होती हैं वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि ये जो कैथोड रे है वो इलेक्ट्रॉन जो है, वो काफी सारे इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे एक स्ट्रीम यानी धारा की तरह क्या है, इधर साइड से आके एनोड के पीछे इस ट्यूब में क्या हो रही है, टकरा रही है। ठीक है, तो समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट जो पता चला वो कैसे पता चला। अभी तो यहाँ पे मैं अब ठीक है, तो ये जो कैथोड रे जो है वो किधर साइड आ रही है, एनोड की तरफ, और एनोड किससे जुड़ा है, प्लस से। अब प्लस की तरफ कौन आएगा, माइनस। तो इससे ये पता चल गया कि जो कैथोड रे है वो किससे बना हुआ है, जिस भी पार्टिकल से बना हुआ है वो पार्टिकल जो है वो कैसा है, निगेटिव होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। फिर बाद में उसी निगेटिव पार्टिकल को क्या बोल दिया गया कि यही निगेटिव पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन नाम, इस निगेटिव पार्टिकल का नामकरण जो इलेक्ट्रॉन रखा गया है नाम, वो किसने किया है, तो इलेक्ट्रॉन का जो नामकरण है वो किसने किया है, स्टोनी ने किया है। किसने किया है, खोज किसने किया था, ये जे थॉमसन ने। ठीक है ना, ये लोग मिलके किए थे, नाम इसका बस दिखाया जाता है। ठीक है ना, तो इसकी खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। लेकिन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव पार्टिकल है, लेकिन उस निगेटिव पार्टिकल को इस एक्सपेरिमेंट से खाली ये पता चला कि ये जो कैथोड रे है वो एक निगेटिव पार्टिकल से मिलकर बना है। पहले तो इसके बारे में पता चला कि ये रे जो आ रही है इधर साइड, तो ये कैसे पता चला कि रे यहाँ पे फ्लो हो रही, कोई भी चीज किरणें जो है वो प्रवाहित हो रही कि नहीं हो रही, ये इससे लाइट के, ये जो टकरा रही है इसके कारण जो लाइट उत्पन्न हो रही है उससे पता चला। ठीक है ना, फिर अब ये कैसा है, इस पे पॉजिटिव है कि निगेटिव है, वो कैसे पता चला कि ये एनोड की तरफ आ रहा है। अब एनोड किससे जुड़ा है, प्लस से। अब प्लस की तरफ कौन आएगा, माइनस, उसका अपोजिट। इसका मतलब ये हो गया कि कैथोड रे निगेटिव पार्टिकल से मिलकर बने। लेकिन इसके बारे में जब मतलब इस निगेटिव पार्टिकल के बिहेव में के बारे में या इसके नेचर के बारे में जब भी इसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह पढ़नी होगी, तो हम जब किसी की भी प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका तो नाम डिसाइड होना चाहिए कि हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, क्योंकि बिना नाम के उसके बारे में कुछ चीज़ पढ़ना जो है वो क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो इस निगेटिव पार्टिकल का कुछ ना कुछ नाम भी रखना था, तो स्टोनी ने इसी निगेटिव पार्टिकल का क्या नाम रख दिया, इलेक्ट्रॉन। उन्होंने बोल दिया कि जो कैथोड रे है, ये जो जिस निगेटिव पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, डिस्कवरी, खोज। आ गया समझ में, क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो किस तरीके से और क्या प्रैक्टिकल करके किया गया है। ठीक।
तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था इलेक्ट्रॉन की खोज से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इसमें जो कैथोड रे उत्पन्न हुई थी, ये कैथोड से माइनस वाले क्या बोलते हैं कैथोड और प्लस वाले क्या बोलते हैं एनोड। तो कैथोड से एनोड की ओर जो ये कैथोड रे जा रही है उसकी अपने को क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टी, गुण। तो क्या बताया गया इसका, क्या 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 प्रॉपर्टी है। पहला कि जो कैथोड रे होती हैं यानी जो कैथोड किरणें होती हैं, ठीक है ना, इनकी जो स्पीड होती है, स्पीड यानी कि जो चाल होती है वो लगभग लगभग ये लाइट की स्पीड के बराबर होती है। जो कैथोड रे होती हैं इनकी जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है, लाइट की स्पीड के बराबर। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट की स्पीड कितनी होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जो कैथोड रे है उसकी स्पीड जो है वो लगभग लगभग लाइट के स्पीड के क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। और क्या इसकी प्रॉपर्टी बोली जाती है कि जो कैथोड रे होता है ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी कि ये सीधी रेखा में गति करती है, गमन करती है। अब ये कैसे पता चला कि ये सीधी रेखा में गति करती है, तो देखो जो रे होती हैं जैसे सूर्य की प्रकाश, जैसे जो लाइट होती है ना, तो लाइट जो होती है वो कैसी होती है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तब ये कैसे पता चलता है, इस प्रॉपर्टी के बारे में कैसे पता चलता है कि लाइट या रे, कोई भी लाइट या कोई भी रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो वो पता चलता है ऑब्जेक्ट का छाया से, शैडो से, ठीक है ना। जैसे मान लो ये देखो, जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है ना। अब लाइट जो है वो ऐसे आ रही है, ठीक है ना, ये ऐसे आ रही है लाइट। अब लाइट जो है वो ऐसे आ रही है, तो जैसे ही इसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट पड़ जाता है, लाइट अगर उससे आर पार नहीं निकल पाती है तो उसके पीछे उसका क्या बन जाता है, शैडो बन जाता है। ये देखो यहाँ पे शैडो बन गया, परछाई। तो ये परछाई का बनना जो है वो स्ट्रेट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो लाइट जो है वो सीधी रेखा में चल रही है। तो एक्चुअली में ये है कि जैसे ये मान लो लाइट है, ये सीधी रेखा में आ रही है, तो इसके सामने ये ऑब्जेक्ट पड़ गया तो अब ये इसके आगे नहीं निकल पा रही है। सीधी रेखा में चलने के कारण ये इसके आगे नहीं निकल पा रही है, इसीलिए जब इतने हिस्से से लाइट जितनी भी आ रही है वो आगे नहीं निकल पा रही है, इस वजह से इसका पीछे यहाँ पे क्या बन गया, शैडो। लेकिन अगर मान लो यही लाइट अगर टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में जा सकती चलती तो इसके सामने जो आ जाता वो उससे टकरा के टेढ़े मेढ़े रास्ते में चल के ऐसे फिर पीछे चला जाता लाइट। तो यहाँ पे फिर आपका शैडो नहीं बनता। अगर यहाँ लाइट पड़ जाएगी तो फिर ये प्रकाश, ये फिर आपका शैडो थोड़ी दिखेगा, ठीक है ना। अगर लाइट जो है मान लो इधर साइड ऐसे, जैसे मान लो ये देखो अब इधर साइड लाइट पड़ रही है, तब यहाँ पे कोई भी शैडो नहीं बनेगा। लेकिन जब यहाँ से जो लाइट जा रही है वो इसके पार नहीं हो पा रही है, तो इतने हिस्से से लाइट आगे नहीं निकल पा रही, इसलिए इतने हिस्से का यहाँ पे शैडो बन गया। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप ये सोचो कि अगर मान लो लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही होती, कैसे ट्रेवल करती, टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकल जाती, तो इधर साइड ये टकरा गया ना, तो ये टक्कर के कारण अगर इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती टेढ़े मेढ़े रास्ते में चलने की, तो यहाँ से टकरा के जो भी उसके सामने ऑब्जेक्ट पड़ता है वो उसके टेढ़े, वो अपना रास्ता बदल के टेढ़ा मेढ़ा चल के वो आगे चला जाता, अपना रास्ता चेंज करके टेढ़ा मेढ़ा होके वो आगे क्या हो जाता है, ट्रेवल हो जाता है। ये लाइट इधर से आके ऐसे जाके इधर पड़ जाती तो फिर ये शैडो आपको नहीं दिखता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, शैडो तो दिखती ही दिखती है। अगर लाइट इधर सामने से आ रही तो उसके पीछे उसका शैडो नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो टेढ़े मेढ़े रास्ते में नहीं चल पाता है, वो हमेशा कैसे रास्ते में जाता है, सीधी रास्ते में जाता है। तो जो कैथोड रे है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। ये कैसे पता चला, तो क्या रख दिया गया यहाँ पे, क्या रखा गया, ऑब्जेक्ट रखा गया और देखा गया कि इसके पीछे इसकी क्या बन रही है, परछाई बन रही है। कैथोड रे इधर साइड से आ रही है, ये तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी, कैसे पता चला, तो ऑब्जेक्ट रख दिया और ऑब्जेक्ट के पीछे इसकी क्या बन रही थी, इधर साइड दीवार में, कांच की दीवार में क्या बन रहा था, शैडो बन रही थी इसकी, परछाई। तो परछाई का बनना क्या बताता है, वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो इससे क्या रिजल्ट निकल गया, क्या बता दिया इन्होंने कि कैथोड रे जो होती है वो, यानी कि जो कैथोड किरणें होती है वो कैसे चलती है, सीधे मार्ग में चलती है। समझ में आई ये प्रॉपर्टी, क्लियर हो गया। चलिए, तो कैथोड रे की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो इसमें ये बोला गया है कि जो कैथोड रे होती हैं यानी जो कैथोड किरणें होती है ये मैकेनिकल इम्पैक्ट शो करती है। क्या बोला मैंने, मैकेनिकल इम्पैक्ट को शो करती है, मतलब कि यांत्रिक प्रभाव को ये क्या करती है, प्रदर्शित करती है, या ये बोल सकते हैं कि इन किरणों द्वारा यांत्रिक प्रभाव जो है वो पड़ता है। मैकेनिकल इम्पैक्ट, यांत्रिक प्रभाव का मतलब क्या हुआ, जब मैकेनिकल वर्ड जो होता है ना ये किससे रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड है, गति से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये कैसे पता चला कि जो कैथोड रे होती है उनमें यांत्रिक गुण भी होता है, मतलब वो मैकेनिकल इम्पैक्ट भी शो करते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये ध्यान रखो कि मैकेनिकल इम्पैक्ट शो कौन करेगा, तो मैकेनिकल इम्पैक्ट यानी यांत्रिक प्रभाव वही दिखा सकता है जिसके पास क्या हो, मास हो, यानी द्रव्यमान हो, क्या हो,
द्रव्यमान, क्योंकि बिना मास के कोई भी मैकेनिकल इम्पैक्ट हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब मैकेनिकल इम्पैक्ट मतलब ये कि इसमें मोशन आ जाए, कुछ ऐसा चीज हो जिसके जिसके कारण इसमें क्या आ जाए, मोशन। तब कैथोड रे जब इसमें आके टकराती है तो इस टक्कर के कारण ये क्या हो जाता है, मान लो मूव कर जाता है, या अपनी जगह से रोटेट हो जाता है, या घूम जाता है, कुछ भी हो जाता है। मतलब ये पोजीशन इसका मतलब चेंज होगा, मोशन होगा इसमें, कुछ ना कुछ तो इसका क्या होगा, पहले से इसकी पोजीशन स्थिति वगैरह क्या होगी, चेंज होगी। तो ये इस चीज को निष्कर्ष निकालता है, ये प्रॉपर्टी इस चीज को रिजल्ट बताती है कि जो कैथोड रे है ना, उसके पास मास है, द्रव्यमान है, क्योंकि विदाउट मास के कोई भी मैकेनिकल इम्पैक्ट नहीं शो हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रे के पास मास है, और सीधी सी बात है, जहां मास होता है इसका मतलब वहां पार्टिकल है, यानी कि वो कण है। समझ गए? इसका मतलब जो कैथोड रे है वो काफी सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसको बाद में क्या बोला गया था, इलेक्ट्रॉन। उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसी पार्टिकल को, जिन पार्टिकल से ये कैथोड रे जो है बना हुआ है कणों से, उसी को क्या बोल दिया गया था बाद में, इलेक्ट्रॉन। वही तो इलेक्ट्रॉन की खोज थी। तो जो कैथोड रे होती है ये मैकेनिकल इम्पैक्ट को शो करते हैं। इसको कैसे दिखाया गया था, तो देखो यहाँ पे क्या किया गया था, पैडल व्हील लगाया गया था, एक विक्षेपक पहिया लगा दिया गया था, मतलब चक्का टाइप का, जो फिरंगी उरंगी बचपन में खूब लेके वो किए होगे ना, फिराए होगे, आता था बाजार में कि एक तो डंडी लगी रहती, उसके सामने फिरंगी लगी रहती, हवा पड़ता था तो वो फिरंगी क्या होती थी, घूमती थी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक विक्षेपक क्या लगा दिया गया, प्लेट, वो पहिया लगा दिया गया, पैडल व्हील लगा दिया गया, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि जब ये रे जो है, कैथोड रे यहाँ से पास हो रही थी, इससे टकरा रही थी, तो जैसे इससे टकरा रहा था तो ये व्हील जो है क्या होने लग गया था, रोटेट होने लग गया था, घूमने लग गया था, मोशन में आ गया। अब जैसे ये चीज मोशन में आ गया, मतलब कैथोड रे की वजह से ये मोशन में आ गया, मतलब कैथोड रे जो है वो मैकेनिकल इम्पैक्ट शो कर रहा है, यांत्रिक प्रभाव दिखा रहा है। और मैंने क्या बोला, यांत्रिक प्रभाव जो है वो विदाउट मास के हो ही नहीं सकता। यानी कि जो कैथोड रे है उसके पास मास है, और जहां मास बढ़ाए तो मास है, इसका मतलब वहां पार्टिकल है, यानी कण है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दो चीजें पता चल रही है कि इस मैकेनिकल इम्पैक्ट वाली घटना से कि इसके पास मास है, और ये काफी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है कैथोड रे, जिसको बाद में क्या बोल दिया गया, इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। ठीक है ना, समझ गए? तो कैथोड रे जो होती है वो इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक मतलब काफी सारे इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित दिशा में बहता हुआ क्या है, धारा है, करंट है। समझ गए? क्योंकि इसमें काफी सारे क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये काफी सारे ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिनको अपन लोग क्या बोले, इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रे काफी सारे इलेक्ट्रॉनों का या इलेक्ट्रॉन के ग्रुप का समूह का एक क्या है, धारा है, करंट है। क्लियर हो गया? समझ में आया कि इस घटना से, इस प्रैक्टिकल से क्या रिजल्ट निकल रहा है? ठीक है, तो कैथोड रे जो मैकेनिकल इम्पैक्ट शो कर रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि अब मैकेनिकल इम्पैक्ट विदाउट मास के नहीं शो हो सकता। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि कैथोड रे जो होता है उसके पास कुछ ना कुछ मास है, और अगर कहीं मास है तो विदाउट पार्टिकल का कोई मास हो ही नहीं सकता। अगर मास है तो मतलब वहीं से पार्टिकल का अस्तित्व आ जाएगा। जहां मास है मतलब कण है, पार्टिकल है वहां पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कैथोड रे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको बाद में क्या कह दिया गया, इलेक्ट्रॉन कह दिया गया। क्लियर हो गया? सेकंड प्रॉपर्टी। चल ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, तो इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बताया गया है कि जो कैथोड रे होता है इसमें निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज, ऋण आवेश होता है। ठीक है ना। तो ये जो ऋण आवेश वाला जो है, मतलब निगेटिव चार्ज होता है, इसको कैसे पता किया गया, क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? तो ये जो वैक्यूम ट्यूब आपको दिख रहा है, इसके बाहर साइड क्या लगा दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया। क्या बना दिया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत सोर्स लगा दिया गया इस पे। जैसे मान लो विद्युत सोर्स लगा दिया, मतलब कि इधर साइड प्लस विभव बना दिया, इधर साइड क्या बना दिया, माइनस का विभव बना दिया, मतलब कि विद्युत लगा दिया। दोनों साइड क्या बना दिया, विद्युत लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर दिया इन्होंने इस वैक्यूम ट्यूब के चारों तरफ में। तो ऊपर साइड क्या कर दिया, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक, मतलब पॉजिटिव चार्ज को लगा दिया, नीचे साइड निगेटिव चार्ज को लगा दिया। ठीक है ना, क्लियर हो गया? यानी विद्युत क्षेत्र तैयार कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या देखा गया कि ये जो कैथोड रे निकल रही थी, तो ये कैथोड रे जो विद्युत क्षेत्र हमने बनाया है, तो सीधे पहले तो जब ये नहीं लगा था तो सीधे जा रहा था कैथोड से नोड की ओर, सीधे आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने विद्युत क्षेत्र लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो ये जो कैथोड रे है वो सीधे ना जाके अपने रास्ते से ऐसे क्या हो जा रहे हैं, डेविएट हो जा रहे हैं, इस तरीके से विचलित हो गई, ऐसे जाने लगी। मतलब कि
कांच के इधर साइड के दीवार में ये टकराई और यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस कर रही थी। जब ये नहीं लगा था विद्युत क्षेत्र, ये कैथोड रे सीधे जा रही थी और इसके पीछे टकरा के यहाँ लाइट उत्पन्न कर रही थी। लेकिन जैसे ही हमने विद्युत क्षेत्र लगाया तो लाइट जो उत्पन्न हो रही थी वो दीवार में किधर साइड उत्पन्न हो रही थी, ये प्लस साइड। तो इसका मतलब ये इन्होंने डिसाइड कर दिया कि जो प्लस होता है वो किसको खींचता है, माइनस को। तो सारी की सारी कैथोड रे जो है वो पहले इधर टकरा रही थी, इधर लाइट आ रही थी, लेकिन अब जैसे ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया गया इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र, तो ये पूरा का पूरा जो कैथोड रे है वो इधर साइड आके टकरा रही थी, प्लस साइड आके इसके दीवार में चमक उत्पन्न हो रही थी, और कहीं नहीं उत्पन्न हो रही थी, यहीं साइड आके चमक उत्पन्न हो रही थी। तो इससे इन्होंने क्या बताया कि अगर कैथोड रे जो है वो प्लस की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो प्लस अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब माइनस को। तो इसका मतलब ये बता दिया गया कि जो कैथोड रे होता है उसमें कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। और फिर कैथोड रे, इसके पहले ये भी डिसाइड हो गया था कि कैथोड रे काफ़ी सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से, ठीक है ना। उसके मैकेनिकल इम्पैक्ट यानी कि जो यांत्रिक प्रभाव दिखा रहा था उससे। और इस वाले प्रैक्टिकल से ये पता चल गया कि इस पे माइनस का चार्ज है, मतलब जो पार्टिकल है वो, जो पार्टिकल कैथोड रे जिन पार्टिकल से मिलकर बना है वो एक कैसा पार्टिकल है, निगेटिव पार्टिकल है, यानी कि ऋणावेशित कण है। और फिर इसी ऋणावेशित कण को बाद में क्या नाम रख दिया गया, इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। क्लियर हो गया ये प्रैक्टिकल। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई जाती है कि जो कैथोड रे होती है ना, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, कैथोड रे जो है ये चमक उत्पन्न करती है। क्या करती है, चमक उत्पन्न करती है, ठीक है ना, मतलब कि फ्लूरोसेंस होती हैं ये, ठीक है ना, चमक उत्पन्न करती है, फ्लूरोसेंस उत्पन्न करती है। मतलब जब ये क्या होती है, ये फ्लूरोसेंस मैटर यानी जिंक सल्फाइड का लेप जो लगाया गया था, जब इससे टकराती हैं तो इसमें क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है। ये तो शुरू से प्रैक्टिकल में आप क्या करते आ रहे हो, पढ़ते ही आ रहे हो, ठीक है ना। तो वो मतलब जो ये एक प्रकार का कैथोड रे की प्रॉपर्टी भी मतलब ऐड हो जाती है, ठीक है। और क्या बताया जाता है कि जो कैथोड रे होता है तो ये क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी वस्तु से क्या होती है, टकराती है, क्या करती है, टकराती है, तो ये इसको गर्म कर देती है। क्या कर देती है, गर्म कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से ये जब कैथोड रे क्या होती है, टकराती थी, उसको क्या कर देती, गर्म कर देती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रे जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो सामने वाले ऑब्जेक्ट में क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गर्म होता है तो इसका मतलब ये है कि उसको कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। तो ये जो कैथोड रे है ये जिस ऑब्जेक्ट से टकराती है उसको गर्म कर देती है, तो इसका मतलब ये है कि जो कैथोड रे है ये एनर्जी का क्या करती है, ट्रांसफॉर्मेशन करती है, यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। और ये ऊर्जा का स्थानांतरण करना या ऑब्जेक्ट को गर्म कर देना, ये भी एक प्रकार की क्या रिजल्ट बताता है कि जो कैथोड रे है उसके पास मास है। क्या है, मास है। ये भी इसी चीज को बताता है, क्योंकि एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो जब कोई चीज आपस में टकरा रही होती है तो उसके पास कुछ ना कुछ मास है, ठीक है ना। ये इस ऑब्जेक्ट को मतलब कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो इसी चीज को, या कोई अगर किसी चीज को गर्म कर रही है तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट है, मास, या ये पार्टिकल की बात कर रहा है कि इसको रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल को। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना या हीट उत्पन्न करना, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है, ये सब मास या पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कैथोड रे होती है वो कुछ किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिसके पास खुद का क्या है, मास है। फिर से वही बात बता रहा हूँ, वो पार्टिकल को बाद में क्या बोल दिया गया, इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं इसका, और क्या प्रॉपर्टी इसकी बताई जाती है। तो देखो इसमें ये बोला जाता है कि जो कैथोड रे होती हैं, ठीक है ना, तो ये गैसों को क्या कर देती है, जो गैस होती है ना इनको आयोनाइड कर देती है, यानी कि आयनित कर देती है, ठीक है। मतलब ये कैथोड रे जिस भी गैस गैस जैसे ये ट्यूब है, इसके अंदर जो भी गैस भरी होगी तो अगर इसमें से जो कैथोड रे जाएगी तो अगर उस गैस से वो टकराते हुए जाती है तो उस टक्कर से क्या होता है कि उन गैसेस के पार्टिकल को एनर्जी मिलता है, और जैसे एनर्जी उनको मिलता है और वो छोटा पता नहीं काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है, क्योंकि कैथोड रे की स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब उस स्पीड से जब वो किसी से टकराएगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में अपना एनर्जी क्या करता है, सामने वाले को ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। तो उस एनर्जी को पाके गैस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने एटम यानी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो देखा जाए तो क्या हो गया, आयनाइड हो गया ना, जो कि शुरू प्रैक्टिकल में भी आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। तो जो कैथोड रे होती है वो गैस को क्या कर देती है, आयनाइड कर देती है। जिस भी गैस के गैस से होकर ये क्या होती गुजरती है उसको ये क्या कर देती है, आयनाइड कर देती है, आयनित कर देती है। कैसे आयनित करती है, टक्कर जो टक्कर हो रही है तो उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या कर देता है, सामने वाले को ट्रांसफर कर देता है, और वो गतिज ऊर्जा पाके उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाता है, जिससे एटम जो होता है उसमें प्लस चार्ज बचता है, पॉजिटिव हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज अलग हो गया।
तो एक प्रकार से देखा जाए तो गैस क्या हो गया, आयनाइट हो गया, मतलब आयनों में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। और क्या प्रॉपर्टी बताई जाती है इसकी कैथोड रे की, तो ये क्या बोला जाता है कि जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है ना, तो ये उसको भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फोटोग्राफिक प्लेट वगैरह जो होती है वो इसको क्या कर देती है, प्रभावित करने का मतलब ये है कि उसका कलर वलर जो है वो क्या कर देती है, उड़ा देती है या उसको डैमेज कर देती है। ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया कैथोड रे की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जिस स्पीड से वो टकराती है जब किसी ऑब्जेक्ट से, तो उसको अपना एनर्जी ट्रांसफर करता है, तो उस स्पीड से जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसके कारण उसमें कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ ना कुछ उसमें क्या है, डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो यही बोला कि कैथोड रे जो होता है वो फोटोग्राफिक प्लेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई जाती है कि जो कैथोड रे होती है ना, तो कैथोड रे जो होती है ये जो पतली शीट होती हैं, पतली शीट जो होती हैं, ठीक है ना, इनको क्या कर जाती है, आर पार हो जाती हैं, इसके क्या हो जाती हैं, आर पार हो जाती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो पतली शीट होती है, पतली शीट मतलब ऐसा नहीं कि इतना पतला उतला ऐसे बोला जाए, काफ़ी पतली शीट होती है, ठीक है ना। तो जब बहुत ही नॉर्म मतलब पतली शीट होती है, जैसे पन्नी उन्नी होती है ना, पॉलीथीन, उससे भी पतली, ठीक है ना, या फिर ऐसे बोल दो जो गोल्ड यानी जो सोने की पन्नी होती है, ऐसे समझो सोने की पन्नी, गोल्ड फॉइल, इस तरीके का तो जो होता है ना, तो कैथोड रे जो होती है वो उस शीट के क्या हो जाती है, आर पार कर जाती है, आर पार हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस स्पीड को ये जो पतली शीट होती है जैसे गोल्ड की फॉइल वगैरह हो गई, वो इस स्पीड को सह नहीं पाती, मतलब उसको रोक नहीं पाती, तो वो क्या हो जाती है, उसके आर पार हो जाती है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। और क्या प्रॉपर्टी बताई जाती है कि जो कैथोड रे होती है जब ये हैवी मेटल से क्या होती है, टकराती है, इससे हैवी मेटल यानी कि भारी धातुओं से जब क्या होती है, टकराती है, तो भारी धातुओं से टकराने के बाद इसमें से एक्स रे उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, एक्स रे, ये भी एक अलग प्रॉपर्टी की किरण है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो कैथोड रे होती है जब इसको किसी हैवी मेटल जैसे कॉपर हो गया, ठीक है ना, टंगस्टन वगैरह हो गया, इनसे क्या होती है जब ये टकराती हैं, जाके इस पे गिरती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड होने के कारण इसमें से टकराती है, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, जब ये रे यानी ये किरणें जो होती हैं जब किसी हैवी मेटल से क्या होती है, टकराती हैं भारी धातुओं से, तो अपना एनर्जी क्या करती है, उसको ट्रांसफर करती है। उस एनर्जी के ट्रांसफर से कुछ एनर्जी क्या होती है, लॉस भी होती है, बाहर भी निकलती है। ठीक है ना, तो वो जो एनर्जी लॉस हो रही होती है उसी में से एक प्रकार की रे निकलती है जिसको एक्स रे बोलते हैं। तो जब कैथोड रे किसी हैवी मेटल से टकराती है तो उसमें से कौन सी रे निकलती हैं, एक्स रे, एक्स किरणें निकलती हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई जाती है, ये जो कैथोड रे होते हैं ना, तो ये जो हम कैथोड और एनोड की जो प्लेट ले रखे हैं, जो प्लेट बना रखे हैं, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रोड जो है, आप जिन भी प्लेट से इसको क्या कर रहे हो, जिस भी मैटर से आप ये इलेक्ट्रोड बना रहे हो या ले रहे हो जिस भी मैटर का, तो ये उस मैटर जो होता है पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, जो कैथोड रे की प्रॉपर्टी होती है, जो गुण होता है, वो इलेक्ट्रोड जो हो गया, ठीक है ना, और इसके अंदर आप जो गैस भर रहे हो, गैस, ठीक है ना, तो ये दोनों के ही नेचर पर डिपेंड नहीं करता, गैस के नेचर पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैथोड रे है या कैथोड रे जिन पार्टिकल से मिलकर बना, वो पार्टिकल जो है वो ना तो इन इलेक्ट्रोडों के मैटर पर डिपेंड करता है कि वो मैटर का कैसा नेचर है, बिहेव है, ना ही इसके अंदर जो आप गैस भर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, इससे क्या पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये जिस पार्टिकल से मिलकर बने उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये अपना एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी रखता है। मतलब कैथोड रे जिन पार्टिकल से मिलकर बना यानी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोड के मैटर और गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका अपना खुद का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी रखता है ये, जिसकी प्रॉपर्टी पर किसी दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आया समझ में। तो कैथोड रे जो होती है वो इलेक्ट्रोड और गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये है कुछ कैथोड रे की क्या दे रखी है प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट।